हेलो, स्वागत आप सभी का। कैसे हो सभी? अरे भाई कैसे हो? मस्त। खोजा कैसा है? तबीयत पानी ठीक है? जबरदस्त है कि जबरदस्ती है? सब ले लेने वाले गुरुजी को प्रणाम स्वीकार हो। भाई प्रणाम स्वीकार है। वागड़ की धरा से प्रणाम गुरुजी, आपका भी प्रणाम स्वीकार है। चलिए साहब, क्या पढ़ रहे थे? साइको, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू, मैथ पढ़ाऊंगा। बुद्धि वाले टॉपिक में ही मैथ पढ़ाऊंगा आपको मैं, चिंता मत करो। हाँ जी। गार्डनर का सिद्धांत पूरा हुआ तो गार्डनर ने 1983 में बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 7। 1998 में कितना बताया? 1। सन 2000 में बताया 1। टोटल प्रकार कितने हैं? 9। करेक्ट। फिर इसकी विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा? अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक। स्वयं की योग्यताओं का निर्धारण करना अंतराव्यक्तिक, दूसरों की योग्यताओं का निर्धारण करना अंतर्व्यक्तिक। ये सारा का सारा जो फैक्ट है आपको दोनों तथ्यों में ध्यान में रखना है। चलिए साहब, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत कौन सा? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत नंबर 10 का 8 9 हो गया बस। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, करेक्ट। याद रहे सर, कोर्स प्री में भी पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल प्री में भी पढ़ सकते हो आप। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, और बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है स्टर्नबर्ग। किसे? स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग की फेमस बुक कौन सी? बियॉन्ड आईक्यू और ट्राइंगल ऑफ लव। ठीक है, ये दोनों किताबें किसकी है? स्टर्नबर्ग की है। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ लव। बुद्धि के इस सिद्धांत को आपको सेकंड लेवल प्री एग्जाम जो हुआ था, साइंस वाले एग्जाम में प्री प्रश्न पूछा गया था, है ना? ट्रिआर्किक सिद्धांत। कौन सा? ट्रिआर्किक। टर्मोलॉजी क्या बनती है इसकी? त्रितंत्र की ट्रिआर्किक थ्योरी, पावर्ड बाय स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, इसे हम त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का सूचना प्रक्रम भी कहते हैं, सूचना प्रक्रम सिद्धांत भी कहते हैं इसको। और याद रखना, इसे बुद्धि का घटकीय सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? बुद्धि का घटकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का घटकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला नाम क्या है? त्रितंत्र, दूसरा त्रिचापीय, तीसरा सूचना प्रक्रम, चौथा घटकीय बुद्धि। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? स्टर्नबर्ग। और किताब कौन सी इसकी? बियॉन्ड आईक्यू और ट्राइंगल ऑफ लव। अब इस सिद्धांत को लिखना नहीं, रुको। ये सिद्धांत एक प्रैक्टिकली सिद्धांत है जो हमारी लाइफ से सीधा सीधा सा जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत कहता क्या है, इस बात को जानना। स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई प्रकार के सूचना तंत्र पाए जाते हैं, जिनसे व्यक्ति वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण कर अपनी समस्याओं का क्या करता है? समाधान करता है। नाम ही क्या है? त्रितंत्र या सूचना प्रक्रम सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए समस्याओं का समाधान कैसे करता है। तो व्यक्ति की बुद्धि 3 स्टेप में काम करती है। व्यक्ति की बुद्धि कितने स्टेप में काम करती है? 3 स्टेप में काम करती है, 3 प्रकार से काम करती है।
स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई प्रकार के सूचना तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई प्रकार के सूचना तंत्र पाए जाते हैं जिनसे व्यक्ति वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण कर अपनी समस्याओं का क्या करता है बेटा, समाधान करता है। जिनसे व्यक्ति वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण कर अपनी समस्याओं का क्या करेगा, वो समाधान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति की मानसिकता में कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 3। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए स्टर्नबर्ग के द्वारा व्यक्ति की मानसिकता में कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई, 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई। पहली बुद्धि कौन सी है, तो याद करना, विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरी है सृजनात्मक बुद्धि। तीसरी है व्यवहारिक बुद्धि, जिसे हम एनालिटिकल, क्रिटिकल और प्रैक्टिकल, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, एनालिटिकल, क्रिटिकल और प्रैक्टिकल, 3 प्रकार के नामों से जानते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि को घटकीय बुद्धि भी कहते हैं, सृजनात्मक बुद्धि को आनुभाविक बुद्धि भी कहते हैं और व्यवहारिक बुद्धि को संदर्भनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए स्टर्नबर्ग के द्वारा व्यक्ति की मानसिकता में कितने प्रकार की बुद्धियां बताई गई, 3। पहली बुद्धि कौन सी, विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरी सृजनात्मक बुद्धि। तीसरी, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि। करेक्ट, ये सारी बातें रही। अब दोस्तों हम बात करते हैं, तो याद रखना कि स्टर्नबर्ग ने क्या कहा, इस बात को अच्छे से समझें। स्टर्नबर्ग ने या स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई प्रकार के सूचना तंत्र पाए जाते हैं जिनसे व्यक्ति वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त कर अपनी समस्याओं का समाधान करता है। कंप्लीट। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगे। स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति की मानसिकता में कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 3। नॉट, स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 3 प्रकार की बुद्धि बताई। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहली बुद्धि कौन सी, विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसे हम एनालिटिकल इंटेलिजेंसी भी कहते हैं या इसे हम घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। नंबर 2 सृजनात्मक बुद्धि, जिसे हम क्रिएटिव या क्रिटिकल इंटेलिजेंसी भी कहते हैं, इसे हम आनुभाविक बुद्धि भी कहते हैं। तीसरा प्रकार व्यवहारिक बुद्धि, जिसे हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी भी कहते हैं या संदर्भनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति की मानसिकता में बुद्धि कितने प्रकार की बताई, 3। नंबर 1 कौन सा, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अब ये 3 प्रकार की जो बुद्धियां हैं वो बुद्धियों पर बात करो तो देखें, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपनी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करता है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, किसी भी बिंदु को, किसी भी विषय वस्तु को क्या करना होता है, छोटे छोटे भागों में विभक्त करना होता है।
तो बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति प्रत्येक समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर आलोचनात्मक चिंतन करते हुए अपनी समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति प्रत्येक विषय वस्तु के गुण दोषों की क्या करता है बेटा, व्याख्या करता है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब तर्क वितर्क हो रहा है, और तर्क वितर्क का मतलब सही है या गलत है, ठीक है, उसके बारे में तार्किक चिंतन होता है। तो ये बात ध्यान रखना। स्टर्नबर्ग ने इसके कितने घटक बताए, 3 घटक बताए, याद रखना। इसी कारण इसे हम घटकीय बुद्धि कहते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि के कितने घटक बताए, 3 घटक बताए, इस कारण इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, घटकीय बुद्धि कहते हैं। पहला घटक है सूचना संग्रहण घटक। कौन सा घटक, सूचना संग्रहण घटक, जिसमें व्यक्ति वातावरण से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करता है। दूसरा है मेटा घटक। कौन सा, मेटा घटक, जिसमें समस्या समाधान की रूपरेखा बनती है, प्लानिंग की जाती है। तीसरा घटक है निष्पादन घटक, जिसमें समस्या का श्रेष्ठ समाधान किया जाता है। बोलो घटक कितने, 3, सूचना संग्रहण घटक, मेटा घटक और निष्पादन घटक। तो इस बुद्धि को देखें कि बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति वातावरण से प्राप्त समस्याओं को या समस्याओं का छोटे छोटे भागों में विभक्त कर आलोचनात्मक चिंतन द्वारा अपनी समस्या का समाधान करता है। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के गुण दोषों की व्याख्या करता है। बुद्धि के इस भाग में तार्किक चिंतन निहित होता है। ठीक है, कौन सा चिंतन निहित होता है, तो तार्किक चिंतन निहित होता है। देखो, तार्किक चिंतन का मतलब किसी भी विषय वस्तु के गुण दोषों की व्याख्या ही होगी। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब भी तार्किक चिंतन ही होगा, जहां पर किसी भी विषय वस्तु के गुण धर्मों के बारे में, जैसे मार्केट में हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु को खरीदने से पहले हम उसकी वैलिडिटी, उसकी क्वालिटी के बारे में जांच करते हैं कि ये चीज सही है या गलत है। इसका मतलब हम कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि का। मतलब बिंदु, पूरी कोई वस्तु है, उसके संबंध में जितनी भी जानकारी है, उसके हर पहलू पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ये चीज सही है या गलत। मैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस वस्तु को ले रहा हूं, ये वस्तु उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायता करेगी या नहीं करेगी। तो बोलो कौन सी बुद्धि बेटा हमारी, ये विश्लेषणात्मक बुद्धि। स्टर्नबर्ग ने इसके कितने घटक बताए, 3। स्टर्नबर्ग ने इसके 3 घटक बताए। कितने घटक बताए, 3 घटक बताए। सबसे पहला घटक वस्तु या सूचना संग्रहण घटक। सूचना संग्रहण घटक। सूचना संग्रहण घटक में क्या चीज याद रखनी है कि इसमें व्यक्ति वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करता है। इसमें व्यक्ति वातावरण से सूचनाओं को या सूचना ग्रहण करता है। दूसरा घटक है मेटा घटक। कौन सा, मेटा घटक। इसमें व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं के आधार पर
आधार पर समस्या समाधान की रूपरेखा तैयार करता है। तीसरा है निष्पादन घटक। इस घटक में व्यक्ति समस्या का श्रेष्ठ समाधान करता है। बोलो घटक कितने? 3। बुद्धियां कितनी? 3। ठीक है। 100 बात की एक बात, इस बुद्धि के सिद्धांत को समझने का सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में ये बिठाओ कि अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हुए, डिवाइड करते हुए उस समस्या का समाधान कर रहा है, इसका मतलब उसके गुण दोषों की व्याख्या कर रहा है, आलोचनात्मक चिंतन कर रहा है या तार्किक चिंतन कर रहा है, इसका मतलब विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरा प्रकार जो बताया, सृजनात्मक बुद्धि। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपनी नवीन समस्याओं का समाधान करता है। मतलब नवीन समस्याएं, तत्काल कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस में किया जाएगा? सृजनात्मक बुद्धि में या अनुभविक बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है। आप कहीं पर भी बैठे हो, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपको जो कुछ भी, देखो वातावरणीय समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटना संदर्भनात्मक बुद्धि का काम है, इसका विश्लेषणात्मक बुद्धि का काम है। लेकिन जो चीजें आपको खुद को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस हो रही है, ये चीज गलत है या सही है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान अनुभविक बुद्धि के माध्यम से किया जाता है। तो बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपनी नवीन समस्याओं का समाधान करता है। और बुद्धि के इस भाग में, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति नवीन वस्तुओं का क्या करता है? निर्माण करता है। बुद्धि के इस भाग में रचनात्मक या कौन से सृजनात्मक गुण पाए जाते हैं। मतलब क्रिएटिविटी वाली जो बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है? सृजनात्मक बुद्धि। देखो, समस्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, नवीन समस्याओं का समाधान करना, नवीन वस्तु का निर्माण करना, सृजनात्मक बुद्धि। अब आता है आपका व्यवहारिक बुद्धि, जिसे हम कैसे समझते हैं? देखो, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपनी वातावरणीय समस्याओं का समाधान करते हुए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बुद्धि के कौन से भाग में व्यक्ति अपनी वातावरण की समस्याओं का समाधान कर वातावरण में समायोजन स्थापित करता है, ठीक है, या अनुकूलन स्थापित करता है, बोलो कौन सी बुद्धि? ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपने वातावरणीय समस्याओं का समाधान कर वातावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन स्थापित करता है। कंप्लीट। याद रखना, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। ठीक है, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपने किसका? पूर्व अनुभवों का
क्या करता है? प्रयोग करता है। करेक्ट। ये सारा सारा मामला आपको 3 प्रकार की बुद्धि में ध्यान करना। अब मुझे बताओ, स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कितने प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है, दूसरे में नवीन समस्याओं का समाधान करता है, तीसरे में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। बुद्धि कितनी होगी? 3। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय सूचना प्रक्रम कितने बताए? 5। मतलब बुद्धि कितने स्टेप में काम करती है? 3। बुद्धि है कितनी? 3, लेकिन ये कितने स्टेप में काम करती है? तो 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से शुरू हो जाओ और हाँ, छापना शुरू करो बिना आवाज के। चेंज।
चेंज। चेंज कर दूं? आवाज नहीं। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि कितनी? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की बुद्धि के आधार पर इसने 3 घटक बताए और सूचना प्रक्रम कितने बताए? तो 5 प्रक्रम बताए।
चेंज? हाँ, नहीं। नमस्कार सर, नमस्कार। स्टर्नबर्ग ने बुद्धियां कितनी बताई? आप लोगों में कितनी बुद्धियां हैं? हैं? 100। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। थोड़ा तो भाई खुश हो लेने दिया करो, हैं? तो ऐसा क्यों बेटा, तेरे किसी ने कोई किडनी उधार ले ली तेरे से? तो उजड़ी हुई रियासत का लूटा हुआ सुल्तान बिल्कुल सब कुछ लूट गया जैसे बैठा। तो क्या हुआ? किसी ने डांट दिया? तो चलिए साहब, चेंज। क्या सर इसी रजिस्टर से पेपर के लिए मनोविज्ञान का हल हो जाएगा या और पढ़ना पड़ेगा? देखो, विशिष्ट बालक तक तो आपका प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, क्योंकि मेंस में विशिष्ट बालक तक ही है ना। और फिर है प्री के लिए मापन, मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान, उपलब्धि परीक्षण, आरटी 2009, एनसीएफ 2005, आकलन, उपलब्धि परीक्षण, ये सारे बिंदु अलग हैं। ठीक है, एक यूनिट अलग है, बाकी ठीक है, हो जाएगा। चलिए साहब, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, याद रखना स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति की मानसिकता में सूचना प्रक्रम के कितने चरण बताए? 5। ठीक है, C-TET के लिए बता दो। C-TET तो इसी से निकल जाएगा, जहां तक पढ़ा है वहां तक तो आपका प्रश्न हल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देखें, नोट इधर देखो सभी। स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति की मानसिकता में सूचना प्रक्रम के कितने चरण बताए? 5 चरण बताए। कितने चरण बताए बेटा? 5 चरण बताए। सबसे पहला है कूट संकेत। कौन सा? कूट संकेत। नंबर 2 अनुमान लगाना। नंबर 3 व्यवस्था। नंबर 4 अनुप्रयोग। नंबर 5 अनुक्रिया। बोलो कितने चरण बताए? नंबर 1 बोलो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कूट संकेत में देखो कि इस चरण में व्यक्ति कूट संकेत में अपने मस्तिष्क में सूचनाओं की पहचान करता है। इस चरण में व्यक्ति कूट संकेत में अपने मस्तिष्क में सूचनाओं की क्या करता है? पहचान करता है।
प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान का क्या लगाता है? अनुमान लगाता है। पूर्व की और वर्तमान परिस्थिति, पूर्व की और नवीन समस्याओं के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। पूर्व अनुमान का समस्या समाधान हेतु अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है, और यहां पर समस्या का समाधान किया जाता है। करेक्ट? बोलो कितने चरण हुए? 5। पहला लिखो कूट संकेत। हाँ, पहले लाइन लिखो। स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति की मानसिकता में, सर जी तुम तो बड़े धोखेबाज निकले हो, सर आप तो, है ना, आप तक प्रसाद, अब तक प्रसाद नहीं आया। अच्छा, प्रसाद नहीं आया इसलिए मैं धोखेबाज हूं। अच्छा, 15 अगस्त भी निकल गया। ये शुभम ने जिम्मेदारी ली थी कि मैं ले आऊंगा। कल ले आना। एक गुजरा कहाँ बैठा हुआ है? बोल भाई, तू भी कुछ बोल दे। कुछ भी नहीं बोलना, मतलब भैया कहाँ हैं? भैया कोई जिम्मेदारी है? तू क्या सोच रहा है कि यहाँ बैठते बैठते पीछे बैठ जाएगा तो मेरी नजर नहीं पड़ेगी, है ना? लिखें पहला बिंदु कूट संकेत। कूट संकेत लेकिन इस चरण में व्यक्ति कूट संकेत में, इस चरण में व्यक्ति कूट संकेत में, इस चरण में व्यक्ति कूट संकेत में अपने मस्तिष्क में, कूट संकेत में अपने मस्तिष्क में सूचनाओं की पहचान करता है। कूट संकेत में अपने मस्तिष्क में क्या करता है? सूचनाओं की पहचान करता है। नंबर 2, अनुमान लगाना। नंबर 2 क्या है बेटा? अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। क्या है बेटा? अनुमान लगाना। इस चरण में व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान का अनुमान लगाता है। लेकिन इस चरण में व्यक्ति, इस चरण में व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस चरण में व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान का, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान का क्या लगाता है बेटा? अनुमान लगाता है। इस चरण में व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान का लगाता है। क्या लगाता है? तो अनुमान लगाता है। नेक्स्ट है व्यवस्था। व्यवस्था, व्यवस्था। इस चरण में, इस चरण में पूर्व की एवं वर्तमान परिस्थितियों के मध्य, इस चरण में पूर्व एवं वर्तमान परिस्थितियों के मध्य, इस चरण में पूर्व एवं वर्तमान परिस्थितियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। पूर्व एवं वर्तमान परिस्थितियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। नंबर 4, नंबर 4, इस चरण में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस चरण में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, रुको रुको, इस चरण में पूर्व अनुमान के आधार पर, इस चरण में पूर्व अनुमान के आधार पर,
इस चरण में पूर्व अनुमान के आधार पर समस्या समाधान का प्रयास किया जाता है। इस चरण में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, पूर्व अनुमान के आधार पर समस्या समाधान का प्रयास किया जाता है। और अंतिम कौन सा बेटा? अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया। इसमें समस्या का श्रेष्ठ समाधान किया जाता है। इसमें समस्या का श्रेष्ठ समाधान किया जाता है। इस चरण में समस्या का श्रेष्ठ समाधान किया जाता है। बोलो चरण कितने हुए? पहला। रोटी वोटी खा के आए हो ना? है? नहीं खा के आए हो ना? तो बोलो। मैं तो मेडिसिन तेरी शक्ल देख के लगता नहीं कि तू नहीं खा के आया। चलिए साहब, तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ आपका? बुद्धि का त्रितंत्र, त्रिचापीय, सूचना प्रक्रम या घटकीय बुद्धि। किसने दिया? स्टर्नबर्ग। चलिए साहब, बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत। ठीक है, आरबी कैटल नंबर 9। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत। जनक कौन? आरबी कैटल। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत, और बुद्धि के तरल एवं ठोस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? आरबी कैटल को। आरबी कैटल याद रखना, बुद्धि परीक्षण शब्द, रुको भाई सुनो ध्यान लगाए। देखो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य की शुरुआत किसने की? विलियम वोंट। लेकिन सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया किसने? बिने। लेकिन याद करना सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण शब्द किसने दिया? आरबी कैटल। 1890 में इन्होंने एक किताब की रचना की थी, द मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। उस समय की बात है। तो याद करना किताब कौन सी? द मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। देखो बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत, इस सिद्धांत का जनक कौन? आरबी कैटल। याद रहे आरबी कैटल का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। लिखना बंद करो। बड़े आज खुश लग रहे हो, क्या बात है? हैं? नहीं हो? खुश नहीं हो? बड़े दुखी हो? क्यों? हैं? क्या है? अमावस इसलिए? तुम कौन से ये जानवर हो या बैल हो? ये तुम्हारी आज छुट्टी, बड़े उदास हो। इंसान ही तो हो तुम भी। हैं? व्रत है क्या? क्या उपवास है? क्या खीर खानी है? मतलब खाना पीना, सर ये खिला दो वो खिला दो, ऐसा नहीं सर 1 घंटा ज्यादा पढ़ा दो। चलो मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा अगर मैं कभी ज्यादा पढ़ाऊं तो जेल लोगे? बर्दाश्त कर लोगे मुझे? ऐसा तो नहीं कि सर सिर फटा जा रहा है? नहीं, बोलो भाई, हैं? ऐसा तो नहीं? 10 घंटे। नमस्ते, क्या नाम है बेटा? पूजा शर्मा। शर्मा हो के खाती पीती नहीं कुछ भी? कुछ खाया पिया कर बेटा। आपका क्या नाम है? हाथ पकड़ के आया जाया करो दोनों। आजकल बरसात का भी मौसम है, आंधी तूफान चलते रहते हैं, है ना?
चलिए साहब, क्या बुद्धि का यह तरल सिद्धांत एंड ठोस सिद्धांत है, ये किसने दिया था? आरबी केटल, और किताब का नाम था द मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। आरबी केटल का यह सिद्धांत याद रखना, केटल का यह सिद्धांत, केटल का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के कौन सा द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, फिर भी कह रहा तबीयत ठीक है ना, यही है ना। फिर हम बात करते हैं, केटल ने स्पीयरमैन के जी कारक को कितने 2 भागों में क्या किया? विभक्त किया। केटल ने स्पीयरमैन के जी कारक को कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया। और ये 2 भाग जो हैं, इतना समझ लीजिए, जी कारक का मतलब जन्मजात जनरल फैक्टर। और मैंने आपको क्या कहा था स्पीयरमैन के सिद्धांत को पढ़ाते समय कि व्यक्ति की मानसिकता का निर्माण या व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण, दादू लिख रहा है तुझे मेरी कसम होगी भगवान सोकर, अब लिखा, और मेरे अगर कुछ भी हो गया तो वो जिम्मेदारी तेरी होगी, क्योंकि मैं बहुत सारों के एक ही हूं। मम्मी के, भैया के, भाभी के, धर्म की पत्नी के, मेरी गुड़िया के, एक ही तुम, तुम्हारे भी तो मैं एक ही हूं भैया। लाखों विद्यार्थियों का मैं कहीं न कहीं तो गुरु हूं ही हूं, है ना। तुम्हारी सोच ही घटिया है ना, मैं सब जानता हूं, है ना। गुरुजी आज प्रसाद मत खिलाना किसी को, मैं आया नहीं हूं। ये अच्छा है, बिल्कुल मैं तेरे साथ हूं, तेरे विचारों से सहमत हूं। तो देखो, जब व्यक्ति पैदा होता है क्या लेकर आता है? बुद्धि लेकर आता है। और वो बुद्धि को हमने सामान्य कारक नाम दिया, जनरल फैक्टर नाम दिया, बोलो हाँ या नाम। और जनरल फैक्टर के माध्यम से ही वातावरण से नया कार्य करने का हुनर हम प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त करते हैं। तो जो चीज हम पैदा हुए वो लेकर आए, हमारी जन्मजात बुद्धि थी। और ये जन्मजात बुद्धि को लिक्विड फॉर्मेट में होती, किसमें होती बेटा? लिक्विड फॉर्मेट में। हमारी बुद्धि में, हमारी खोपड़ी में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। वो तरल पदार्थ जितना आप जन्म के समय लेकर आए हैं ना, वो उतना ही रहेगा, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, जिसमें कई प्रकार के तंतु तैरते हुए रहते हैं। और इन्हीं तंतुओं के माध्यम से हमारे सोचने, समझने, तर्क, विचार, चिंतन करने की क्षमता का क्या होता है बेटा? विकास होता है। ठीक है। और इन्हीं तंतुओं के माध्यम से हम वातावरण से नई नई चीजें सीखते हैं। तो जो वातावरण से हुनर सीखते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वो हमारा एस कारक होता है। और इसी जी कारक के माध्यम से हमने उस एस कारक को ग्रहण किया। आपने एसटीसी किया, ये आपका एस कारक है, लेकिन एसटीसी करने के पीछे जो पावर था, माइंड पावर था, वो माइंड पावर क्या है बेटा? आपका जी कारक। तो आरबी केटल ने क्या किया? जी कारक को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। पहला बताया जीएफआई, जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी, और दूसरा बताया जीसीआई, जनरल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। ये तरल बुद्धि है, ये ठोस बुद्धि है। ठीक है। अब हमारे में सब में बुद्धि तो है, ठीक है, अनिश्चित, सामान्य अनिश्चित बुद्धि। कौन सी बेटा? सामान्य अनिश्चित तरल बुद्धि। अरे बात वही कि वो ये इसको जी समझ लो, इसको एस समझ लो, लेकिन जी के माध्यम से ही क्या बनती है? एस बनती है या सी बनती है, जीसीआई बन जाएगी कंप्लीट। जी कारक को 2 भागों में बांट दिया। यहां पर सामान्य निश्चित ठोस बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सामान्य निश्चित ठोस बुद्धि। बोलो बुद्धि के कारक कितने बताए? कितने प्रकार बताए? 2। नंबर 1 कौन सा?
दूसरा कौन सा? आरबी कैटल का ये सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत उसका? द्विकारक सिद्धांत में जी कारक को कितने भागों में बांट दिया? बंदा जो पैदा होता है कौन सा कारक लेकर आता है और इसी फैक्टर के माध्यम से कौन से कारक को ग्रहण कर लेता है? बोलो कौन से कारक को बेटा? जीसीआई को, ठोस बुद्धि को। ठीक है, ये हमारी जन्मजात है, ये हमारे वातावरण से अर्जित है। बोलोगे तो नहीं? अब ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें फैक्टर हो जाती है। जैसे जी और एस की हमने विशेषता देखी थी, जीएफ कारक और एस एफ कारक की हमने विशेषता देखी थी। कैसे? तो देखो ये क्या होता है बेटा? जन्मजात, और ये वातावरण से अर्जित। हर व्यक्ति आरबी कैटल के अनुसार हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसमें कौन सी बुद्धि आती है? जीएफआई। और जीएफआई के माध्यम से ही वातावरण से कौन से कारक को ग्रहण किया जाता है? आपकी तरल बुद्धि यह है और ठोस बुद्धि यह है। जो जन्म के समय बुद्धि थी, जो लिक्विड था आपके फॉर्म में, लिक्विड फॉर्मेट में जो आपकी इंटेलिजेंसी वो जीसीआई है, और इसी के माध्यम से आपने वातावरण से नई नई चीजें प्राप्त की है, नए नए अनुभव प्राप्त किए हैं, कार्य करने का तरीका सीखा है, या कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया, कोई ट्रेनिंग ली है, वो ट्रेनिंग किस में आ जाती है? इसके अंतर्गत। करेक्ट। फिर याद रखना इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता बेटा? वंश क्रम का व जैविक क्रियाओं का प्रभाव, जैविक क्रियाओं का प्रभाव, परिपक्वता का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ेगा, ये याद रखना। जैविक क्रियाओं का प्रभाव, इस पर वातावरण, अभ्यास और अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव। किसका? प्रशिक्षण का प्रभाव। अरे भाई साहब, ये सारी सारी बातें आप वातावरण से प्राप्त करते हो नहीं करते हो? बोलो वातावरण अच्छा है तो आपको अभ्यास अच्छा होगा, अनुभव भी होगा और प्रशिक्षण भी प्राप्त करोगे। मतलब ये सारी सारी जन्म के बाद की क्रियाएं। ऐसा थोड़ी कि माँ की कोख में ही हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोई अभिमन्यु की औलादें तो है नहीं हम, चाहिए कि नहीं? या खुद अभिमन्यु तो नहीं है जो चक्रव्यूह तोड़ना सीख गए, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे जीएफआई कारक पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंश क्रम का। मतलब हमारे पूर्वज अगर प्रतिभाशाली थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तो हम भी कुशाग्र बुद्धि के होंगे, और जितने कुशाग्र बुद्धि के हैं हम, उसी के बिहाव पर हम वातावरण से उसी प्रकार से नए हुनर को प्राप्त करेंगे। तो ये जी कारक और ये एस कारक समझ सकते हो, या जीएफआई और ये जीसीआई, ये तरल बुद्धि और ये ठोस बुद्धि, ये जन्म के समय लेकर आए और इसी के माध्यम से हमने वातावरण से नई नई चीजें प्राप्त करना सीखा। फिर आता है आगे वाला लॉजिक, देखो इसका विकास किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। मतलब जीएफआई का विकास पूर्ण कब हो जाएगा? ठीक है, मतलब हमारा मानसिक विकास, हमारी बुद्धि हमारे मानसिक विकास से जुड़ी हुई है। मानसिक विकास हमारा कहाँ हो जाता है? किशोरावस्था तक हो जाता है, 17, 18, 19, 20 साल तक पूरा हो जाता है। तो जीएफआई कारक जो है वो कब तक विकसित हो जाएगा? ठीक है, किशोरावस्था तक। और इसका विकास जीवन पर्यंत तक होता रहता है। इसका विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। भाई हम जैसे जैसे जितने सालों तक जिंदा रहेंगे, वो नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नए नए कार्य करते हैं नहीं करते हैं, तो ये अनुभव वाली बात है, तो जिंदगी भर चलेगी। याद रखना, इसके माध्यम से जटिल मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके माध्यम से जटिल मानसिक समस्याओं का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। मेंटल पावर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो जीएफआई में आएगी। दिमाग की कोई भी समस्या होगी वो जीएफआई में आएगी। वातावरण की कोई भी समस्या आएगी वो जीसीआई में आएगी। ठीक है, हर प्रकार के वातावरण जन्य समस्याएं हैं। जैसे भूख लग रही है, आवश्यकता की पूर्ति करनी है, ये दिमाग का काम नहीं है। ठीक है, जीएफआई का काम होगा, जीसीआई का काम होगा, ये याद रखना। अब दिमाग में आता सर भूख लग रही है तो भोजन प्राप्त करने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कम, तगरियां डालनी पड़ेगी नरेगा में। मिट्टी कैसे डालते बोलो? अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें जब आप वातावरण से उपस्थित, वातावरण के अंतर्गत किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन करोगे, कोई लड़ रहे हैं, 4 व्यक्ति लड़ रहे हैं, आप उनको बीच बचाव में जा रहे हो, बोलो दिमाग नहीं। ठीक है, वहां पर आपको अपने अनुभव का प्रयोग करना होगा।
अब दिमाग में आता है सर अनुभवी तो दिमाग का ही खेल है। अरे भाई साहब वो अर्जित है। अनुभव क्या होता है बेटा? अर्जित होता है। ज्ञान है एक प्रकार का तो वो अर्जित है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि इसके माध्यम से जटिल मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाता है और इसके माध्यम से वातावरणीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो आप बुद्धि लेकर आए वो बुद्धि हमेशा जीवन भर वही रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती। ठीक है, परिवर्तन संभव नहीं। परिवर्तन संभव। ठीक है, इसमें कौन से कार्य होते हैं? मानसिक कार्यों से संबंध। इसमें खेल, नृत्य, गायन, ठीक है, ये याद रखना, चित्रकारी से संबंध। करेक्ट। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए ये फॉर्मेट ध्यान में रखना कि बुद्धि के तरल एवं ठोस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय, ठीक है, आरबी कैटल का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर, विभाव पर आधारित हैं और जी कर को कितने भंग बांटा, जीएफआई और जीसीआई, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जन्मजात होती है, ठोस बुद्धि वातावरण से अर्जित होती है। वंशक्रम का प्रभाव, अभ्यास, वातावरण और अनुभव का प्रभाव। जटिल मानसिक समस्याओं का समाधान, वातावरणीय समस्याओं का समाधान। कौन सी समस्याओं का बेटा? वातावरणीय समस्याओं का समाधान। इसका विकास किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है, इसका विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। परिवर्तन संभव नहीं, परिवर्तन संभव। और मानसिक कार्यों से संबंध, खेल, नृत्य, गायन और चित्रकारी से संबंध। मतलब किसी प्रकार का हुनर हो, वो हुनर जीसीआई का ही भाग होगा। करेक्ट, ये याद करना, लिखें। मानसिक कार्य है या वातावरणीय कार्य है? मानसिक कार्य। गणित का अध्यापक गणित के सवाल हल कर रहा है, मानसिकता का काम।
घर पे ही था मैं तो, मेरे ऑफिस में। हाँ जी, चेंज। पाली नरेश, क्या हो रहा है? चलिए साहब आगे बढ़े। तो बुद्धि के तरल एवं ठोस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? आरबी केटल को। आरबी केटल का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है? और स्पीयरमैन के जी कारक को कितने भागों में बांटा? 2, GFI और बोलोगे तो नहीं। अब यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको भी समझ लो। प्रश्न क्या है कि जटिल मानसिक समस्याओं का समाधान आरबी केटल के अनुसार कौन से कारक से होगा? तो तरल बुद्धि के माध्यम से, ठोस बुद्धि के माध्यम से। वातावरणीय समस्याओं का समाधान कौन सी बुद्धि के माध्यम से होगा? ठोस बुद्धि के माध्यम से। अनुभव, प्रशिक्षण या अभ्यास का संबंध कौन सी बुद्धि से होता है? ठोस।
ठीक है। तरल बुद्धि का विकास कहां तक हो जाएगा? किशोरावस्था तक। ठोस बुद्धि का विकास जिंदगी भर, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, ये यहां से प्रश्न निकलते हैं। आगे लिखो बुद्धि का क ख सिद्धांत। क ख सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? बोलो भाई। क से कबूतर, ख से कबूतर, है ना। नंबर 9 के 10 आंख है बुद्धि का क ख सिद्धांत। जनक कौन? हेब। ठीक है, बुद्धि का क ख सिद्धांत। और बुद्धि के क ख सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है किसे जाता है बेटा? हेब को जाता है। याद रखना, इधर देखो, नॉट हेब का यह सिद्धांत, हेब का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के जी कारक या द्विकारक सिद्धांत पर, द्विकारक सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। हेब का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। हम जब तुमको बोलता तो मुंडी हिलाता। आक है, आक है। देखो, जैसे जी बराबर क और एस बराबर ख, ये जी कारक किसका जी? स्पीयरमैन का। और ये एस कारक किसका जी? स्पीयरमैन का। तो इक्वल टू क्या हुआ? जी बराबर क्या होगा और ये एस बराबर क्या होगा जी? तो आइयो तुम ध्यान से देखो, ये जो जी का जितना भी विशेषता है जी, ये किस में आ जाएगा? और ये एस का जितना भी विशेषता ये किस में आ जाएगा जी? ये सिद्धांत पूरा होता। लिखो जी। अय्या कपिल शर्मा हमसे कॉमेडी सीखा जी, है ना। वेणुगोपाल मुत्तु स्वामी, नारकटे वेणुगोपाल अय्यर, ये तुम्हारी, है ना, सरनेम जी। मैं बताता तुमको। बुद्धि के बाद में हमारा जो पॉइंट चलेगा, टॉपिक चलेगा, वो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व के बाद में आपके सिलेबस का लास्ट बिंदु विशिष्ट बालक, और सिलेबस खत्म। अभी मैंने पढ़ा दिया ना, अभी मैंने पढ़ा दिया। बुद्धि चल रहा है, व्यक्तित्व पढ़ा देंगे, फिर लास्ट वाला व्यक्तित्व के बाद, मतलब 2 चैप्टर बाकी हैं आपके बस। हाँ, उसके बाद में हमारा सिलेबस खत्म। और फिर तुम कहोगे, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तुम बिन ये क्लास अधूरी है। वाह वाह, नहीं सच कह रहा हूं, वाह वाह, मुशायरा चल रहा है यहां। चलिए, हो गया। आगे वाला सिद्धांत लिखो नंबर 11 पर, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल, सैंपलिंग, नमूना। हेडिंग डालें, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? गुरुदेव तुम हमको छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। अच्छा, तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है गॉडफ्रे थॉमसन। ठीक है, गॉडफ्रे को रहने दो, थॉमसन पे आ जाओ।
ठीक है, स्कॉटलैंड का मनोवैज्ञानिक है ये प्रतिदर्श का अंग्रेजी में टर्म समझते हैं तो सैंपल, क्या बेटा, सैंपल, सैंपलिंग, नमूना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो देखो प्रतिदर्श का मतलब क्या, नमूना, सैंपल। कैसे, स्टील बॉडी से टकरा रहा है, चकनाचूर होते होते बचा ना, मेरा तो कुछ नहीं जाता, साल भर तक इसको फोकट में नौकरी करने देनी पड़ जाती है ना। करंट वरंट तो 440 वोल्ट का ट्रांसमीटर है यहाँ, और तुम इसे 2 वोल्ट की इसकी बात कर रहे हो यार। चलो साहब समझो, बातें करवा देते हो। चोरा, ए भैया ये फोन है नीचे मेल। हाँ ग्रीन शर्ट आपसे बात कर रहा हूं मैं। IKS के इशारों को समझा करो। समझ रहे हो ना? चलिए, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन के अनुसार, थॉमसन ने क्या कहा कि थॉमसन के अनुसार जब व्यक्ति के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है, थॉमसन के अनुसार जब व्यक्ति के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति अपने शरीर में उपस्थित पूर्व की योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा अंश लेता है, जिससे एक नवीन प्रतिदर्श का निर्माण होता है, और इसी प्रतिदर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। मतलब बुद्धि का निर्माण किससे हुआ, अलग अलग योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर बनने प्रतिदर्श के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। थॉमसन के अनुसार जब व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने शरीर में उपस्थित पूर्व की योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा सा क्या लेता है, अंश लेता है। उसी अंश से एक नवीन प्रतिदर्श का निर्माण होता है, और इसी प्रतिदर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का क्या करता है बेटा, समाधान करता है। तो बोलो प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भाई सीधी सी बात है, हम जैसे अनाज का उदाहरण लेते हैं, अनाज की 400 बोरियां पड़ी हुई है, हर बोरी से थोड़ा थोड़ा 50-50 ग्राम सैंपल लिया, साला 50-50 ग्राम सैंपल लेने के चक्कर में 20 किलो अनाज हो गया। बोलो आने जाने का खर्चा तो निकल गया। व्यापारी लोग क्या करते हैं, ये सैंपल के मामले में ही आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसा एक सैंपल, एक नमूने के माध्यम से हम हमारी समस्या क्या करते हैं बेटा, समाधान करते हैं। लेकिन थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार जब व्यक्ति के समक्ष, थॉमसन के अनुसार जब व्यक्ति के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है, व्यक्ति के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति समस्या समाधान का प्रयास करता है, या समस्या का समाधान करने के लिए, तो व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए, तो व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए, तो व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए अपने शरीर में उपस्थित, अपने शरीर में उपस्थित अपने शरीर में उपस्थित पूर्व की योग्यताओं से, अपने शरीर में उपस्थित पूर्व की योग्यताओं से, अपने शरीर में उपस्थित पूर्व की योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा अंश लेता है, अपने शरीर में उपस्थित पूर्व की योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा अंश लेता है, जिससे एक नवीन प्रतिदर्श का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन प्रतिदर्श का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन प्रतिदर्श का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है।
जिससे एक नवीन प्रतिदर्श का निर्माण होता है। और इसी प्रतिदर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इसी प्रतिदर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इसी प्रतिदर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का क्या करता है बेटा? समाधान करता है। करेक्ट? तो बोलो, प्रतिदर्श के सिद्धांत, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉमसन। करेक्ट? चलिए, अंतिम सिद्धांत बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? बर्ट बर्नन। ठीक है, बर्ट बर्नन। और इस सिद्धांत को हम बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बेटा? बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। दोस्तों, बुद्धि के क्रमिक महत्व के सिद्धांत के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो सिद्धांत बड़ा प्रैक्टिकल है। और क्या कंडीशन इसके संबंध में रहती है वो देखो। बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता को मानसिक कार्यों के आधार पर निश्चित पदक्रम में निरूपित किया। मतलब सरल भाषा में, अपनी भाषा में बताता हूं। बर्ट बर्नन का कहना यह कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही काम में लाता है। जहां पर सामान्य कार्य है तो सामान्य योग्यता यूज लेगा, और जहां पर विशिष्ट कार्य है वहां पर विशिष्ट योग्यता यूज लेता है। हम कहते हैं जहां पर सुई काम आती है वहां पर सुई का ही प्रयोग होगा, और जहां पर तलवार का काम है वहां पर तलवार का ही काम होगा। जहां पर तलवार सुई काम करे वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होता, और जहां पर तलवार का काम है वहां पर सुई का कोई काम नहीं होता। तो अपनी मेंटलिटी को हम अपने कार्यों के अनुसार कैसे यूज में लेते हैं, वही सिद्धांत कहता है। बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता को व्यक्ति की बुद्धि को निश्चित या मानसिक कार्यों के आधार पर, ठीक है, बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता को मानसिक कार्यों के आधार पर निश्चित पदक्रम में निरूपित किया। इस कारण इसे बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं। करेक्ट? इसे क्रमिक महत्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है ना। कंटिन्यूटी में ये याद रखना। बर्ट बर्नन का यह सिद्धांत स्पीयरमैन, थर्स्टन केली और थांडाई के सिद्धांत पर आधारित है। और कोई बात याद रहे या नहीं रहे, स्पीयरमैन ने जो जी और एस कारक दिया था उस कारक को सबसे महत्व और निम्नतम स्तर पर माना। कि बर्ट बर्नन ने स्पीयरमैन के जी कारक को सर्वोच्च स्तर पर रखा, क्योंकि हर व्यक्ति स्पेशल कार्य नहीं कर सकता, विशेष कार्य नहीं कर सकता। हर व्यक्ति जनरल फैक्टर में ही जीता है, जनरल फैक्टर में ही मरता है। तो बर्ट बर्नन ने स्पीयरमैन के जी कारक को सर्वोच्च स्तर पर रखा और एस कारक को सबसे निम्नतम स्तर पर रखा। मतलब हर व्यक्ति एस कारक तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। आज आप और हम हुए तो बोलो कौन से कारक में रहेंगे हम? जनरल फैक्टर में रहेंगे। कोई भी चीज मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो अपनी महत्व के अनुसार अपनी मेंटलिटी का उपयोग करना ही क्रमिक महत्व है या पदानुक्रमिक सिद्धांत है। लेकिन बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता को, बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता को मानसिक कार्यों के आधार पर, बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता को मानसिक कार्यों के आधार पर निश्चित पद क्रम में निरूपित किया। व्यक्ति की मानसिकता को मानसिक कार्यों के आधार पर निश्चित पद क्रम में निरूपित किया, निश्चित पद क्रम में निरूपित किया। इस कारण इसे बुद्धि का
इस कारण इसे बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा जाता है। इस कारण इसे बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा जाता है। इस कारण इसे बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा जाता है। करेक्ट। आगे लिखें, बर्ट बर्नन का यह सिद्धांत, बर्ट बर्नन का यह सिद्धांत, बर्ट बर्नन का यह सिद्धांत स्पीयरमैन, बर्ट बर्नन का यह सिद्धांत स्पीयरमैन, बर्ट बर्नन का यह सिद्धांत स्पीयरमैन, थर्स्टन केली, थर्स्टन केली, थर्स्टन केली एवं थांडाई के सिद्धांत पर आधारित हैं, एवं थांडाई के सिद्धांत पर आधारित हैं, एवं थांडाई के सिद्धांत पर आधारित हैं। कंप्लीट। सबसे मेजर और हाईलाइट वाली बात क्या है कि बर्ट बर्नन ने स्पीयरमैन के जी कारक को सर्वोच्च स्तर पर रखा। सर्वोच्च स्तर पर इसलिए रखा क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले कौन से कारक को यूज करता है? जी कारक को, जनरल फैक्टर को। उसके बाद में अगर जी कारक से समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो फिर कौन से कारक को? एस कारक को। तो लिखें, स्पीयरमैन ने या बर्ट बर्नन ने स्पीयरमैन के, बर्ट बर्नन ने स्पीयरमैन के जी कारक को सर्वोच्च स्तर व एस कारक को सबसे निम्नतम स्तर पर रखा। ठीक है, एस कारक को सबसे निम्नतम स्तर पर रखा। तो ये बात आपको कौन से सिद्धांत में ध्यान रखनी है? बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत। करेक्ट। सबसे श्रेष्ठ कारक कौन सा? जनरल फैक्टर जी कारक। और सबसे निम्नतम स्तर कारक कौन सा है? तो विशिष्ट कारक एस कारक। करेक्ट। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपके बुद्धि के सिद्धांत समाप्त हुए। सामने देखो, लिखना बंद करो। बुद्धि परीक्षण एवं महत्वपूर्ण कथन। बुद्धि परीक्षण एवं महत्वपूर्ण कथन। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण और महत्वपूर्ण कथनों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति रहती है वो देखो, सुने ध्यान लगा के, पॉइंट टू पॉइंट। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुंड को जाता है, लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा 1905 में किया गया। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग 1890 में आरबी केटल द्वारा अपनी पुस्तक द मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट में किया गया। सर्वप्रथम व्यक्तिगत एवं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने द्वारा किया गया। बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। बिने फ्रांस के निवासी थे और 1905 में बिने बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 थी। सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द मेंटल एज, मानसिक आयु संप्रत्यय बिने के द्वारा 1908 में दिया गया। कब दिया गया? 1908 में दिया गया। अब ये मेंटल एज, ये मानसिक आयु है क्या? बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी मानसिक आयु कहलाती है। बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी क्या होती है? मानसिक आयु होती है। उदाहरण के तौर पर 12 वर्ष का लड़का 18 वर्ष के लड़के के सवालों के जवाब दे रहा है, तो 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। अगर 18 साल का कोई लड़का 12 साल के लड़के के सवालों के जवाब भी ठीक ढंग से नहीं दे पाता है,
इसका मतलब उस 18 साल के बालक की मानसिक आयु 12 साल के लड़के से भी कम है। मतलब आप जिस लेवल के सवालों को हल कर पा रहे हो, सारे सवालों के जवाब आपने एक्यूरेट दिए हैं, इसका मतलब आपकी मानसिक आयु वही होगी। 5 साल का लड़का 7 साल के बच्चों के सवाल के जवाब दे देता है, इसका मतलब मानसिक आयु उसकी 7 साल। वास्तविक आयु कितनी? 5, तो मानसिक आयु कितनी? 7। 7 साल का बच्चा अगर 5 साल के बच्चों के सवालों के जवाब भी ढंग से नहीं दे पाता है, इसका मतलब मानसिक आयु कितनी? 5 साल से भी कम, 4 साल ही होगी, ये याद रखना। तो बालक पहली बार मानसिक आयु, मेंटल एज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? बिने द्वारा। बिने बुद्धि परीक्षण में कितनी बार संशोधन हुआ है? 2, 1908 और 1911। 1908 में जब संशोधन हुआ तो प्रश्नों की संख्या 48 की गई। 1911 में जब संशोधन हुआ तो प्रश्नों की संख्या 59 की गई। और वर्तमान समय में बिने बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या है 90। कितने? 90। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का आईक्यू शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो स्टर्न द्वारा 1912 में, स्टर्न और कोहलमान। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का विचार किसने दिया? स्टर्न ने 1912 में, लेकिन सूत्र अधूरा था। और सूत्र क्या? IQ बराबर MA/CA, इंटू 100 नहीं लगाया तो सूत्र अधूरा था। मतलब बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और वैसा वास्तविक आयु का मानसिक आयु में भाग लगाने पर कभी भी आपकी मानसिक आयु या बुद्धि लब्धि ज्ञात नहीं हो सकती। स्टर्न के बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्मन ने, जिसे स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। क्या कहा गया? स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। और यह संशोधन कब हुआ? 1916 में। और सूत्र क्या बन गया? IQ बराबर MA/CA मल्टीपल 100। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? IQ बराबर MA/CA मल्टीपल 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सबसे पहली बार बुद्धि का वर्गीकरण किसने किया? टर्मन और मेरिल। कौन है बेटा? टर्मन एवं मेरिल के द्वारा सबसे पहली बार बुद्धि का विभाजन किया गया। सर्वप्रथम सामूहिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो टर्मन के द्वारा किया गया। और सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का इंडेक्स सारणी किसके द्वारा दी गई? तो टर्मन के द्वारा दी गई थी 1916 में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और भारत में सबसे पहली बार बुद्धि का परीक्षण किसने किया? CH राइस ने 1922 में किया था, जिसमें 7 परीक्षण एवं 35 कथन एवं 7 उपकथन थे। 35 कथन, कथन का मतलब प्रश्न। भारतीय बुद्धि परीक्षण में पहली बार कितने प्रश्न थे? 35। और उप प्रश्न कितने थे? 7। लिखें। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर या बुरी बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग RB केटल द्वारा किया गया। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण उन्नीस 1905 में अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया। बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। बिने को बुद्धि परीक्षण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। बिने ने फ्रेंच भाषा में
बुद्धि परीक्षण किया। कौन सी भाषा में बुद्धि परीक्षण किया? फ्रेंच भाषा में। याद करना, बिने बुद्धि परीक्षण को फ्रेंच भाषा से, बिने बुद्धि परीक्षण को फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गोडार्ड। पंजाबी व उर्दू में CH राइस व हिंदी में अनुवाद SS मोहसिन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? SS मोहसिन द्वारा किया गया। SS मोहसिन द्वारा किया गया। तो ये सारे के सारे परीक्षणों का आपको लॉजिक ध्यान रखना है। तो ये भी विषय ध्यान रखना कि बिने बुद्धि परीक्षण को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? गोडार्ड के द्वारा किया गया। हिंदी में किसने? SS मोहसिन। और पंजाबी उर्दू में, ठीक है, CH राइस। आगे बढ़े। याद रखना, बिने बुद्धि परीक्षण में कितनी बार संशोधन हुआ? 2 बार, 1908 और 1911। लेकिन बिने बुद्धि परीक्षण में दो बार संशोधन किया गया। उन्नीस सौ 8 व 1911। बिना बुद्धि परीक्षण में 2 बार संशोधन किया गया। कितनी बार? 2 बार, 1908 और 1911 में। याद रहे, सर्वप्रथम मानसिक आयु संप्रत्यय बिने द्वारा 1908 में दिया गया। सर्वप्रथम मानसिक आयु संप्रत्यय
1908 में बिने द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम मानसिक आयु संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? बिने द्वारा दिया गया। और बिने ने ये मानसिक आयु संप्रत्यय ये कंसेप्ट कब दिया? 1908 में। अब दोस्तों 1908 में दिया तो ये मानसिक आयु का मतलब, मेंटल एज का मतलब क्या हुआ? मानसिक आयु से आशय। साफ साफ शब्दों में दिमाग में एक ही कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी मानसिक आयु कहलाती है। 15 साल का लड़का 25 साल के लड़के के सवालों के साफ साफ शब्दों में जवाब दे रहा, सही उत्तर दे रहा। बोलो 15 साल के बच्चे का दिमाग 25 साल के लड़के के बराबर चल रहा है, इसका मतलब मानसिक आयु कितनी? 25 साल। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक सवाल कह देता हूं, यहां पर मानसिक आयु का मतलब क्या हुआ। ठीक है, सवाल के माध्यम से हल कर लेते हैं। एक लड़का है राम, एक लड़का क्या है? राम है, जिसकी उम्र कितनी है? 8 साल। उसने कोई परीक्षा दी, उसके 110 नंबर आए। दूसरा लड़का है श्याम, उसने भी वही परीक्षा दी। ठीक है, दूसरा लड़का है श्याम, उसकी उम्र 10 साल है। राम कितने साल का? श्याम कितने साल का? 10 साल का। राम ने परीक्षा दी, कितने नंबर आए? 110। श्याम ने भी वही परीक्षा दी और उसके भी कितने नंबर आए? 110। बोलो राम की मानसिक आयु कितनी? 10 वर्ष। क्यों? क्योंकि राम 8 साल का फिर भी 110 नंबर ला रहा है, श्याम 10 साल का फिर भी 110 नंबर ला रहा है। मतलब राम 8 साल का होने के बावजूद भी श्याम के बराबर नंबर ला रहा है। इसका मतलब राम का दिमाग श्याम के दिमाग के बराबर चल रहा है। अब राम की जो मानसिक आयु वो 10 साल होगी। क्यों? क्योंकि उसने श्याम के बराबर काम करके दिखाया है, जबकि श्याम है कितने साल का है? 10 साल का है। इसका मतलब उसका दिमाग अपनी वास्तविक आयु के बराबर ही चल रहा है। तो राम का दिमाग उससे ज्यादा चल रहा है, जबकि उसकी वार्षिक आयु श्याम से क्या है? कम है। तो ये याद रखना कि बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी क्या है? मानसिक आयु। आपने एसटीसी कर रखी और आप बीएड वालों के सवालों के जवाब दे रहे हो, इसका मतलब 5 साल आपकी मानसिक आयु आपसे ज्यादा हो जाएगी। 3 साल तो ग्रेजुएशन के और 2 साल बीएड के। ठीक है, और 2 साल आपकी बीएससी का लो, कम से कम 3 साल तो है। अब 3 साल आपकी मानसिक आयु और ऐड कर दो, अगर आप बीएड वालों के सवालों के जवाब दे पा रहे हो तो। और अगर बीएड वाला आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाता है, इसका मतलब 3 साल उसकी वार्षिक आयु से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये याद रखना, बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी मानसिक आयु कहलाती है। बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी क्या कहलाती है? मानसिक आयु कहलाती है। बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा? मानसिक आयु कहलाती है। करेक्ट। फिर याद रहे, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वांट या क्वांटेंट, इंटेलिजेंसी क्वांटेंट आईक्यू शब्द, लेकिन सर्वप्रथम आईक्यू या बुद्धि लब्धि, सर्वप्रथम आईक्यू या बुद्धि लब्धि, आईक्यू या बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग, आईक्यू या बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग, आईक्यू या बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग 1912 में कौन? स्टर्न द्वारा किया गया। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग या सूत्र का विचार, सूत्र का
विचार 1912 में स्टर्न व कोहलमान द्वारा दिया गया। कोहलमान द्वारा दिया गया। सूत्र क्या है? IQ बराबर MA/C है, ठीक है, इंटू 100 मत लगाना। IQ बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वे वास्तविक आयु। आगे बढ़े। याद रखना, स्टर्न के IQ ज्ञात करने के सूत्र में संशोधन करने का श्रेय टर्मन को जाता, जिसे स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। लेकिन स्टर्न के IQ ज्ञात करने के सूत्र में संशोधन करने का श्रेय टर्मन को जाता है। संशोधन करने का श्रेय टर्मन को जाता है। किसे जाता है बेटा? टर्मन को जाता है, जिसे स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। जिसे स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। क्या कहा गया? स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। जिसे कहा गया, क्या कहा गया? तो स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। करेक्ट। याद रखना, सर्वप्रथम बुद्धि का वर्गीकरण यानी कि विभाजन करने का श्रेय टर्मन एवं मेरिल को जाता है। लेकिन सर्वप्रथम, और रुको रुको रुको, स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। और सूत्र क्या दिया? IQ बराबर MA/C इंटू 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वे वास्तविक आयु इंटू 100। भाई स्टर्न ने सूत्र अधूरा दिया था, उस अधूरे सूत्र को पूरा किसने किया? टर्मन ने। तो टर्मन ने जब इस अधूरे सूत्र को पूरा किया तो वो स्टैनफोर्ड रिवीजन कहलाया, और सूत्र पूरा क्या हो गया? इसने इंटू 100 लगा दिया तो सूत्र पूरा कर दिया इसने 1916 में। हाँ, स्टर्न का विचार कब का था? 1912 का। तो इसने पूरा कब किया इसको? 1916 में। चलिए साहब, सर्वप्रथम बुद्धि का विभाजन करने का श्रेय या वर्गीकरण करने का श्रेय टर्मन व मेरिल को जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि का विभाजन या वर्गीकरण करने का श्रेय टर्मन व मेरिल को जाता है।
किसको जाता है? टर्मन व मेरिल को जाता है। सर्वप्रथम सामूहिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण टर्मन ने 1916 में किए व व्यक्तिगत एवं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने द्वारा किए गए। कभी भी प्रश्न पूछा जाए सबसे पहली बार व्यक्तिगत और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1905 में किसने किया? बिने। और सामूहिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने किया? टर्मन। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको इसके साथ ही लिख दी मैंने। दोनों चीजें अलग अलग, व्यक्तिगत और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का श्रेय बिने और सामूहिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, टर्मन 1916। याद रहे अंतिम लाइन आज की, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन करने का श्रेय टर्मन को जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन करने का श्रेय, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन करने का श्रेय टर्मन को जाता है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो टर्मन को जाता है। आगे लिखें, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कोई बीमारी है तो वो तो बता दे, मेरे को इलाज है मेरे पास। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।